पाकिस्तान ने 9 मई को रियासत पाकिस्तान पर हमला किया। पीटीआई की जानिब से रेड लाइन क्रॉस करने वाले मुजरिमों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। कोई मुल्क अपनी सालमियत को तबाह करने की ऐसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कहा कि चेयरमैन पीटीआई का इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बयान गुमराहकुन है। गलत मालूमात का मकसद हुकूमत के लिए बैरूनी दबाव बढ़ाना है। सबको यकीन दिलाता हूँ कि मुजरिमों से कानून के तहत निपटा जाएगा। पाकिस्तान इंसानी हुकूक से मुतालिक तमाम जिम्मेदारियों से आगाह है। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि हुकूक की खिलाफ वर्जी ना हो। तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला अदालत ने करना है। GHQ कोर कमांडर हाउस पर हमला करेंगे तो आर्मी एक्ट के तहत ही मुकदमा चलेगा। सियासी जमातें एहतजाज करती हैं मगर कभी इदारों और इमलाक पर हमले नहीं करती। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इंसाफ की फराहमी में जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। अदलिया की जानिबदार रवैया आवाम ने महसूस किया है। मुल्की सूरत हाल को नई प्रैक्टिस की भींट नहीं चढ़ने देंगे और इलेक्शन पर हम मुत्तफिक का फैसला कर सकते हैं। और अगर कोर्ट ये समझता है कि उसको पाबंदी हो जानी चाहिए तो खस कम जहाँ पाक उनके जो मुजाहरे थे वो सियासी नौयत के थे, कानून के अंदर थे और सड़कों पे थे। कोई उन्होंने रियासती इदारों पे हमले नहीं किए, कोई GHQ पे हमला नहीं किया और न कोई कोर कमांडर भी किया। शॉर्ट आपने सुना। तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान अपने बयान पर डट गए। कहा गया कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला अदालत ने करना है। किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सियासी जमातें एहतजाज करती हैं, इदारों और इमलाक पर हमले नहीं करती। अदलिया का जानिबदार रवैया अवाम ने महसूस किया है और मजीद ये कहा गया कि इलेक्शन की तारीख मुत्तफिका फैसले से ही देंगे। और तहरीक इंसाफ की आज भी मजीद 5 विकेटें गिर गईं। साहिवाल से साबिक MNA नोरेस शकूर का PTI छोड़ने का ऐलान है और साबिक वफाकी वजीर की सानह 9 मई की मुसम्मत। रुकने सिंध असेंबली मलिक शहजाद अवान का भी तहरीक इंसाफ को गुड बाय। मुल्तान से PTI की 2 खवातीन का भी साथ चलने से इनकार। शाजिया अब्बास सबीन गुल ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। दोनों रहनुमाओं के सानह 9 मई वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा कि पाक फौज पर हमले नाकाबिल बर्दाश्त, जलाओ घेराव का दुख हुआ। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ की तशद्दुद और जलाओ घेराव की सियासत से किनारा कशी। PTI के मजीद कई रहनुमाओं ने राहें जुदा कर ली। कराची से PTI सरबराह के देरीना साथी ने भी गुड बाय कह दिया। रुकने सिंध असेंबली मलिक शहजाद अवान का न्यूज कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। कहा अस्करी तनसीबात पर हमले करने वालों को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। जिन शरपसंद अनासर ने हमारे अस्करी मनसिबात पर जो अटैक किए उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, उनको इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। मुल्तान से भी 2 खवातीन ने तहरीक इंसाफ के साथ चलने से इनकार कर दिया। शाजिया अब्बास और सबीन गुल का PTI छोड़ने का ऐलान। दोनों रहनुमाओं ने सानह 9 मई की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। 9 मई को जो जलाओ घिराव हुआ उसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ, क्योंकि उस वक्त भी जलाओ घिराव का हिस्सा नहीं थी। ना कभी आइंदा कभी इस किस्म की सियासत करूंगी। और साथ ही बताना चाहूंगी कि मैं सियासत से ब्रेक ले रही हूँ। किसी भी मजहब कौम को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपने ही मुल्क की दिफाई तनसीबात और अपने ही मुल्क के असासों को नुकसान पहुँचाए। मैं इन दुश्मन कार्रवाइयों की वजह से अपनी पार्टी से इलायती का ऐलान करती हूँ। 9 मई सानहे के बाद अब तक तहरीक इंसाफ के 225 से जायद रहनुमा पार्टी छोड़ चुके। दर्जनों साबिक वज़रा, मुशीरान और मावनीन खुसूसी भी शामिल हैं। जहांगीर तरीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी वक्तन फवक्तन राब्ता करते रहते हैं। PTI रहनुमा असद उमर की पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि फैसल वाबडा किसके लिए काम करते हैं पता नहीं है। दबाव बस यही है कि हर रोज अदालतों के चक्कर लगा रहा हूं। तहरीक इंसाफ में ही हूं और चेयरमैन से राब्ते में हूं। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने वजाहत कर दी। कहा जहांगीर तरीन से कोई राब्ता नहीं हुआ। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में असद कैसर की अबूरी जमानत में 10 जून तक तौसीह कर दी गई है। जिना हाउस लाहौर के शरपसंदों का एक और सरगना बेनकाब हो गया। शरपसंद अली रजा ने होशरुबा इंकशाफात किए। कहा 9 मई का प्लान पहले से समान पाक की जानिब से तय शुदा था। PTI की लीडरशिप जिनमें हसन नियाजी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी वगैरह शामिल थे, उनके साथ मिलकर लाहौर कोर कमांडर हाउस पर जलाओ घेराव का हिस्सा बने।
علی رضا ہے اور میں اوکاڑا کا رہائشی ہوں۔ 9 مئی کو جب عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تو پہلے سے ہی طے شدہ پلان کے مطابق جو کہ زمان پارک میں طے کیا گیا تھا، جن میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، جن میں احسان نیازی، ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز چودھری وغیرہ شامل تھے، ان کے ساتھ مل کر ہم لوگوں نے لاہور کورٹ کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا اور وہاں پر جلاؤ گھراؤ کا حصہ بنے۔ یہ سب عمران خان کی ان تقاریر کا نتیجہ ہے جو انہوں نے فوج کے اگینسٹ کی ہوئی تھی، جن سے متاثر ہو کر ہم لوگوں نے یہ سب کچھ کیا اور جلاؤ۔ ایف آئی اے نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے بیٹے اور 2 بہوؤں نے پنجاب اسمبلی کے چپڑاسی کے ذریعے منی لانڈرنگ کی ہے۔ چپڑاسی کیسے بھٹی نے کرپشن سے پیسہ کمایا، جس کے تانے بانے راز الہی، سارا اور تحریم الہی سے ملتے ہیں۔ عمر حیات کی رپورٹ دیکھیے۔ ایف آئی اے نے پرویز الہی کے بیٹے اور 2 بہوؤں کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق پنجاب اسمبلی کا چپڑاسی قیصر بھٹی 175 ملین کی مشکوک ٹرانزیکشنز میں ملوث پایا گیا۔ قیصر اقبال بھٹی کے اثاثے ان کی آمدن سے زائد ہیں اور منی لانڈرنگ میں بھی ملوث ہے۔ تانے بانے راسخ الہی، زارا الہی اور تحریم الہی سے ملتے ہیں۔ چپڑاسی قیصر اقبال نے تحریم الہی، زارا الہی اور راسخ الہی کے ساتھ ناقابل وضاحت بینکنگ ٹرانزیکشنز کی۔ پنجاب اسمبلی کے چپڑاسی قیصر اقبال بھٹی نے کرپشن سے پیسہ کمایا۔ رپورٹ میں ایف آئی اے نے بتایا قیصر اقبال بھٹی نے 11 افراد اور 3 کمپنیز کے ساتھ ایسی ٹرانزیکشنز کی جس کی کوئی وضاحت موجود نہیں۔ مونس الہی کی اہلیہ تحریم الہی کے ساتھ 27 ملین کی ناقابل وضاحت ٹرانزیکشنز ہوئی۔ راسخ الہی اور ان کی اہلیہ زارا الہی کے ساتھ 83 ملین اور 5 ملین کی ٹرانزیکشنز ہوئی۔ مونس الہی کی اہلیہ تحریم الہی، راسخ الہی اور ان کی اہلیہ نے اپنے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے کے اخراج کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے۔ ایف آئی اے نے عدالت سے تینوں کی درخواست خارج کرنے کی استدعا کر دی۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، عثمان بسا نیب طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئے۔ سابق وزیر اعلیٰ کو 9 ارب روپے سے زائد اثاثوں کی چھان بین کے لیے نیب نے 10ویں بار طلب کیا تھا۔ نیب نے عثمان بسار کی طلبی کا نوٹس لاہور اور ڈی جی خان رہائش گاہ پر بھجوا دیا تھا۔ سابق وزیر اعلیٰ نے اثاثہ جات کیس کی تاحال کوئی تفصیلات جاری نہیں کی۔ نیب کی جانب سے بار بار طلب کرنے کے باوجود عثمان بسار صرف دوبارہ پیش ہوئے۔ اسد عمر، فواد چودھری اور دیگر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت۔ ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے دلائل مکمل کر لیے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس کا فیصلہ 20 جون کو سنایا جائے گا۔ اسد عمر، فواد چودھری اور دیگر کے خلاف فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ فریقین کے دلائل مکمل ہو گئے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور کیس کا فیصلہ 20 جون کو سنایا جائے گا۔ آزاد کشمیر باغ میں نون لیگ نے پنڈال سجا لیا۔ سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ مریم نواز عوامی جلسے میں کارکنوں کا لہو کرمائیں گی۔ لیگی متپالوں کی جلسہ گاہ میں آمد جاری ہے۔ پارٹی پرچموں اور نغموں کی پنڈال میں بہار۔ نون لیگ کی سینئر نائب صدر آزاد کشمیر میں پارٹی تنظیم سازی اجلاس کی صدارت بھی کریں گی۔ جلسے کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں اپنے نمائندے اظہر نذیر عباسی سے۔ اظہر نذیر، بتائے گا کتنے انتظامات ہو گئے؟ جی بالکل، میں اس وقت جلسہ گاہ کے باہر موجود ہوں۔ مسلم لیگ نون یہاں پر بڑا انتخابی جلسہ کرنے جا رہی ہے اور اس وقت جو جلسہ گاہ ہے وہ لوگوں سے بھر چکا ہے۔ ضلع باغ سے اور حلقے بھر سے جو ہے وہ کارکن ٹولیوں کی شکل میں، جلوسوں کی شکل میں نعرے لگاتے ہوئے گراؤنڈ میں پہنچ چکے ہیں۔ مردوں کے ساتھ خواتین کی بھی بڑی تعداد یہاں پر پہنچ چکی ہے۔ جہاں تک مریم نواز کی بات ہے تو ان کے بارے میں یہاں پر جو منتظمین ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد مریم نواز جو ہے وہ اس جلسہ گاہ پہنچ جائیں گی۔ کراچی گلستان جوہر ڈکیتیوں کی آماجگاہ بن گیا۔ علاقہ مکین گھر کی دہلیز پر بھی غیر محفوظ ہے۔ بلاک 4 میں ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی اور فوٹیج میں ملزمان کو گھر کے باہر کھڑے شہری سے موبائل فون اور نقدی چھینتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ فوٹیج ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اپنے گھر کے باہر ایک یہ شہری ہے جو کہ موجود ہے اور ملزمان آتے ہیں اور اسے موبائل فون چھیننے کی یہ فوٹیج آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہے۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس سے موبائل فون چھین کر گن کے زور پر اور دکھا کر وہاں سے رفو چکر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندے عبید شاہ سے۔ عبید، بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ عبید شاہ، آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا، یہ کراچی میں ڈکیتی میں زحمت ہوئی ہے، چور موبائل فون لے کر بھاگ گئے ہیں، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، گلستان میں جو ڈکیتی اور زمین کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، اسٹریٹ بینک کی وارداتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں ہے۔
ये वाकई ब्लॉक 4 में मोटरसाइकिल सवार जो मुस्लिम मुलजमान घर की दहलीज पर खड़े नौजवान से मोबाइल फोन नकदी छीनी और मिनटों में वहां से फरार हो गए, जबकि इसी इलाके में सुबह के औकात में इंडस्ट्री के तालबाज की वैन को भी लूटा गया है। 15 मिनट तक स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो सड़क पर तालबाज से उनके मोबाइल फोन और नकदी और पर्स छीनते रहे और पुलिस का कुछ पता नहीं था। पुलिस से जब रब्ता किया गया तो उनका ये कहना है कि ऐसे किसी वाक़े की तक इत्तला नहीं पहुंची है और कोई शिकायत लेकर भी नहीं आया, ताहम जाए वक़्फ़े पर पुलिस पहुंच गई, जबकि जो तालबाज के पर्स और मोबाइल फोन छीने गए उनका ये कहना है कि पुलिस जाए वक़्फ़े पर मौजूद नहीं थी। वो 15 मिनट तक स्ट्रीट क्रिमिनल वहाँ पे लूट मार करते रहे। इसी तरह भैंस कॉलोनी में भी फायरिंग की गई है स्ट्रीट क्रिमिनल की जानिब से। एक शख्स जहाँ बहक हुआ है, एक जख्मी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त स्ट्रीट क्राइम की उबैद शाह, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और ये तमाम तर सूरत हाल जो है, यहाँ पे डकैती चोरी की वारदातें इतनी ज्यादा हैं कि कराची जो है वो ये मसाइल की आमाज का बन चुका है। तो जो पुलिस है वो कहाँ पर है कि पुलिस मौके पर पहुंच जाती है लेकिन उसके बाद भी ये डकैती और चोरी की वारदातों में कमी नहीं होती? बिल्कुल, आज ही के अगर हम वाकयात की बात करें तो अब से कुछ देर कबल सदर एक इलाका है, रीगल चौक के करीब एक ताजिर बैंक से 26 लाख रुपए लेकर अपनी दुकान की तरफ पैदल जा रहा था कि मोटरसाइकिल सवारों ने उसका घेराव कर लिया, उसे रकम छीनी और उसे धक्का देकर वहां से फरार हो गए। इस वाकये की इतला भी पुलिस को दी गई। पुलिस भी फौरी तौर पर जाए वक़्फ़े पर पहुंची है। जाए वक़्फ़े से सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा रही है, लेकिन अब तक भी शहर में जितने भी वाक़यात होते हैं सीसीटीवी अगर मुतल्लिका पुलिस को दे भी दी जाए तो बहुत ही कम केसेज ऐसे होते हैं कि जिसमें मुलजमान पकड़े जा सकें। बहुत से केस में मुलजमान ताहाल नहीं पकड़े गए हैं। मवेशी मंडी की अगर हम बात करें तो शहर में नादरन बाईपास के बाद ठीक है, सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बहुत शुक्रिया उबैद शाह अपडेट करने के लिए। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़। महंगे इम्पोर्टेड मोबाइल फोन्स मजीद महंगे होने का इम्कान है। $100 से ज़ायद मालियत के मोबाइल फोन्स पर ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% रहने से 55 अरब आमदन मुतवक्के है और इम्पोर्टेड मेकअप सामान पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। बात करेंगे शिराज अहमद शिराजी से। शिराज अहमद शिराजी, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, बिल्कुल आइंदा माली साल बजट में इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर जो है टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़ सामने आई है और ज़राए इंबियाज के मुताबिक महंगे इम्पोर्टेड मोबाइल मजीद महंगे होने का इम्कान है। इसके अलावा बजट में $100 से ज़ायद मालियत के मोबाइल पर ड्यूटी बढ़ाने का भी इम्कान है। इम्पोर्टेड एनर्जी सेवर बल्ब, फानूस और LED महंगे होगी। इसके अलावा लग्जरी आइटम्स पर सेल टैक्स 25% रहने से 55 अरब आमदन मुतवक्को है। जबकि ज़राए ने बताया है कि इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर सेल्स टैक्स जो है 25% बरकरार रहेगा। इम्पोर्टेड मेकअप सामान पर सेल टैक्स जो है वो 25% बरकरार रहेगा। इसके साथ इम्पोर्टेड लिपस्टिक, मस्कारे और फेस पाउडर पर जो है सेल टैक्स जो है वो 25% होगा। बहुत शुक्रिया शिराज अहमद शिराजी अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए नियो न्यूज़।